नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 10 में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 या 96 नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो और इस चैनल से जुड़ें, ताकि क्या कहते हैं आपको ये मुकाम हासिल करने में बहुत आसानी हो। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर ये जितना क्वेश्चन इस पे होता है या फिर क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चन करवाया जाता है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, इसका लिंक लगा हुआ है, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आपको पूरा क्या कहते हैं इसका पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरू कर चुके थे बहुत पहले, जो कि 16 वीडियो हो चुकी है, जिसमें कम से कम लगभग ये कह सकते हैं कि 250 क्वेश्चन डग चुके होंगे या लगभग 250 क्वेश्चन पहुंच रहे होंगे। हम लोग का टारगेट है 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन हम पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम क्या कह सकते त्रिभुज वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से भी रहे, मतलब दूसरे चैप्टर से। और लेकिन ये जो क्वेश्चन लाया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर से ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर अब की बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कह रहा है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि ऐसा दिया रहे कि BE समांतर हो जाए BC के, तो यहाँ पे देखो DE है, DE समांतर अगर BC के हो जाता है, इस तरीके से कोई त्रिभुज बनाया जाता है, और ये कहता है कि DE समांतर BC होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगती है, वो ये कहता है कि AD अनुपाते DB ये होगा, और बराबर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे AE अनुपात हो जाएगा किसके, E और उसके बाद C। इस तरीके से ये इनका अनुपात बराबर होगा। तो हमसे पूछा क्या है, इनका भी अनुपात बराबर होगा। ये कंडीशन तो पहली कंडीशन हो गई, लेकिन एक कंडीशन इसमें और अप्लाई होती है। वो कंडीशन क्या कहती है, वो कंडीशन ये कहता है कि जो ये वाला त्रिभुज है, इसके बड़े वाले त्रिभुज की भुजा और फिर उसके बाद इसके छोटे वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात सेम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, तो इसको कह देंगे AD, और फिर पूरे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कह देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। और फिर उसके बाद बराबर कर लेंगे, और यहाँ पे अब छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा DE। और फिर उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, BC। अब हमसे पूछा क्या है, या तो इस पे लगेगा या तो इस पे लगेगा, दोनों में से कोई ना कोई एक नियम लगेगा। आगे हमको कह रहा है, यहाँ पे AD का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो AD का मान अगर देखेंगे तो ये कुछ 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये 3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद DE की बात करेंगे, तो यहाँ पे DE दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद DB की बात करेंगे, तो यहाँ पे DB इसका मान दे दिया है, ये कितना दे दिया है, 1.5। और फिर उसके बाद हमको कह रहा है BC बताइए, तो यहाँ पे जब BC की बात करेंगे तो ये हो जाएगा BC। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, BC हमसे पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हमको AB निकालना पड़ेगा। AB निकालने के लिए यही वाला नियम इसमें लगेगा। तो AB निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर, इसके बराबर हम लिख सकते हैं AD, और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे D, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे D प्लस और DB। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे AB बराबर अगर निकालना होगा तो AD का मान दिया है 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस, और इसका मान दिया 1.5, और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4.5। किसका मान आएगा, AB का मान आएगा। अब इसी वाले पे रखेंगे तो AD का मान कितना दिया हुआ है, AD का मान 3 दे दिया है, AB का मान 4.5 दे दिया है। बराबर कर देंगे, फिर उसके बाद DE का मान देखेंगे तो यहाँ पे DE का मान 4 दे दिया है, और फिर उसके बाद BC का मान पूछा है, तो इसको हम यक्स मान लेंगे। इस तरीके से इसको करना रहेगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 एकम 3, और फिर उसके बाद 15 तिया 45, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इसका गुणा इधर करा देंगे तो यक्स आ जाएगा, और इनका गुणा इधर करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 गुणे का 1.5। और अगर यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 15 चौका 60 आ जाएगा, दशमलव का 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर होगा 6.0। तो यहाँ पे जब इतना हो जाएगा, अब आगे बढ़ जाएंगे फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर। फिर से यहाँ पे ये याद रखना, कभी ये पूछा है तो कभी ये भी पूछ लेगा कि यहाँ पे इसका अनुपात और इसका अनुपात लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्या दे देगा, इधर का दे देगा और इधर वाला पूछ लेगा। जब कभी भी इनका अनुपात और इनका अनुपात पूछेगा तो ये मान चलो कि देगा,
तो या तो इसका मान पूछेगा या तो इसका मान पूछेगा। तो हमको अगर ये पूरा दे देता है तो इसका मतलब समझ लेना नीचे ही पूछेगा हमेशा। कर लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर नहीं करना होगा तो जैसा कि बता चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको। आगे चलते हैं फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि आप बताइए पी, कोण पी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोण पी दिया कहाँ पे है, तो कोण पी की बात करेंगे तो ये दिया हुआ है कोण पी। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जब कोण पी हमको निकालना होगा तो पहले हम इनके भुजाओं के अनुपात को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया है BC, BC का मान दे दिया है कितना, BC का मान दे दिया है 6। और यहाँ से देखेंगे तो P और फिर उसके बाद Q दिया है, इसका मान 12 दे दिया है। तो 6 दूना 12 और 3.8 दूना होता है 7.6। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे BA। और फिर उसके बाद नीचे इधर लिख लेंगे ये वाली भुजा तो Q। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे R। अब बराबर करेंगे इसके, क्योंकि इसका दुगना ये लिखा है तो इसका मतलब लिख लेंगे AC और बटे का फिर क्या लिख देंगे R। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा P। इस तरीके से हमको लिखना रहता है तो ये सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि कौन दो भुजा, मतलब कौन सी ऐसे दो भुजाओं का अनुपात है जिनके बीच का कोण बराबर कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3.8 और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली भुजा बराबर है। अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसका मतलब फिर इसके बगल वाली और कौन सी भुजा किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे 3.6 और फिर उसके बाद ये 6.3 और 3.6। इनका आधा या इनका दुगना ये है, इनका आधा ये है। तो इसका मतलब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात का बराबर है। तो जो भुजाएं दोनों अनुपात में होती हैं, मतलब उनका अनुपात बराबर होता है, उसके बीच में जो कोण बनता है वो कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कोण 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री बनेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये 6 और ये 12 हो गया तो ये इसका दुगना है, ये वाला कोण हो गया। और ये वाली लाइन किसके बराबर है, तो ये वाली लाइन के बराबर है। इसका मतलब जो कोण P होगा वही कोण ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये 80 हो गया तो ये कोण वाला P वाला ये इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो बचा वो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इस तरीके से इसको जानना था। तो 60 वाला कोण हमको मिल गया और 80 वाला कोण मिल गया, बचा P वाला कोण कितना होगा। तो त्रिभुज के 3 नियम के अनुसार देखेंगे तो त्रिभुज का 3 नियम क्या कहता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल, यहाँ पे R, कोण R प्लस का फिर उसके बाद कोण यहाँ पे Q हो जाएगा और प्लस का फिर लिखेंगे कोण P बराबर होता है 180 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 100 R का मान कितना दे दिया है 80 डिग्री और फिर उसके बाद यहाँ पे Q का मान कितना दे दिया है 60 और प्लस का यहाँ पे लगाएंगे P बराबर हो जाएगा 180। इनको जोड़ेंगे तो 140 और फिर उसके बाद यहाँ प्लस का कोण P हो जाएगा बराबर के यहाँ पे 180 आ जाएगा। इसको जैसे ही उधर भेजेंगे तो कोण P बराबर हमको मिलेगा 180 और माइनस के 140। अगर इसको घटा देते हैं तो कोण P का मान कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से लिख करके करना था। अगर टिक मार्का आता है तो ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा 40। डायरेक्ट कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए 8 6 14 मतलब 140 हो गया। 140 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो 180 में 140 में अगर 40 जोड़ देंगे तो 180 बन जाएगा। इस तरीके से इसको कह सकते थे कि मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कर लो स्क्रीनशॉट, नहीं करना है तो फिर से बताएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि उसकी पीडीएफ पा जाओ। तो आगे देखेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच में डी लिखा है ये डी कुछ भी नहीं है, तो इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे ये गलती से हो गया है, ये कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है और क्या पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप बताइए DE अनुपाते BC। अगर DE की बात करेंगे तो यहाँ पे DE कहाँ दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। DE ये दिया है और BC की बात करेंगे तो BC ये दे दिया है। इन दोनों का अनुपात चाहिए तो चाहे जिधर से निकाल लो, जैसे मर्जी कहे उधर से निकाल लो। तो हमको क्या करना है, इधर से अगर इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। पहले तो इतना लिखेंगे क्योंकि इस भुजा का ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा। वो सूत्र क्या कहता है कि अगर यहाँ पे देखो बता भी दिया है कि डी ई समांतर हो जाएगा बी सी, डी ई समांतर हो जाएगा बी सी, तो इसी का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी ए, और बटे का हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे बटे का हो जाएगा ए बी, और फिर उसके बाद बराबर कर देंगे, ये वाली भुजा बराबर होगी तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई, और फिर उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे इनका मान मिल जाएगा। ये दोनों अगर समांतर रहेंगे तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अगर इसको भी लिखना चाहें तो ये 2 हो जाएगा और इसके पूरे का बटे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे रख लेते हैं, इसका मान जब रखेंगे तो ये डी ई मिल जाएगा और बटे का ये बी सी बन जाएगा, और इसका मान जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और इतना पूरा जोड़ के रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये बटे ये हो जाएगा और ये बटे ये हो जाएगा, लेकिन इधर भी तो बटे होगा, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटे कर सकते हैं। ये वाली भुजा अगर देखेंगे तो ए ई हो जाएगी, और पूरे का बटे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। और इसको भी बराबर कर सकते हैं, ए का मान 2 है, ए सी का मान 6 है, इसको काटेंगे 3 एक कम 3, 3 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो डी ई बटे का बी सी होगा, इसका मान यही आ जाएगा 1/3 या फिर 1/3, चाहे जो मान ले सकते हो, जो मर्जी कहे उसको बराबर कर देना। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। कर लो इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, जब कभी भी आएगा तो 4 नंबर का आएगा। तो ये कह रहा है कि ए एम और बी एम बराबर का होना चाहिए ए एन और डी एन। तो पहले तो यहाँ पे देख लो ए एन ए एम बटे का क्या चाहिए, ए एम के बटे चाहिए बी एम, इधर से चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे ए एन और बटे का क्या चाहिए, डी एन चाहिए। इस तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो जो कह रहा है हम उसको कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो त्रिभुज दे दिया है, ये कह रहा है कि यल यम और बराबर सी बी है। यल यम समांतर हो जाएगा सी बी के। जैसे ये कहता है कि ये दोनों समांतर होंगे, तो इसका मतलब हमको एक नियम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। जब इतना लिख लेंगे कि ये दिया है, तो क्या दिया है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया है यल यम समांतर होंगे, यल यम समांतर होगा किसके, यल यम समांतर हो जाएगा बी सी के या सी बी के, ये सी बी के समांतर हो जाएगा यल यम। और फिर उसके बाद जब ये इतना समांतर हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे, तो कह सकते हैं कि ए यल अनुपाते, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यल सी बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए यम, तो यहाँ पे हो जाएगा ए यम बटे का हो जाएगा यम बी, इसको समीकरण 1 कह देंगे। फिर नीचे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे दिया है, अभी भी लिख सकते हैं दिया है, लेकिन जो दिया है वो अगले वाली कंडीशन का लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा यल यन समांतर हो जाएगा किसके, यल यन समांतर होगा सी डी के, यल यन समांतर होगा सी डी के। अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहीं पे सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे त्रिभुज, और फिर उसके बाद लिखेंगे ए, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी सी, ए बी सी, यहाँ पे ऐसे बीच में लिख लेना। और ये दिया है तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ए डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए और उसके बाद डी सी से। जब इतना लिखेंगे तो फिर उसके बाद आगे क्या लिख देंगे, अगर ये दोनों चीज दिया है ये समांतर हैं तो इसका मतलब ये और ये अनुपात बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए एन और बराबर का एन डी हो जाएगा बटे का, और बराबर करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे ए यल और यल सी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए यल और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यल सी। इस तरीके से लिख लेंगे। तो उसके बाद लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखने के बाद इसको समीकरण 2 दे देंगे, और देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे देखो, तो ए यल और अपान यल सी, तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है,
ए यल लिखा जाएगा इस वाले में, ए यल और यल सी होना चाहिए, तो यहाँ पे यल सी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, यल सी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए एल यल सी ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए एम या फिर यम बी, क्या सिद्ध करने के लिए दिया है वही लिखेंगे हम, ए एम दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे ए एम, यहाँ पे लिखेंगे ए एम और बटे का क्या लिख देंगे ए एम के बाद फिर नीचे यम बी और बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा ए एन और फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा एन टी। अब नीचे लिखेंगे इति सिद्धम, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये हो गया सिद्ध, बस इतना ही करना था। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको करेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, तो आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। या तो डीएन कर सकते हैं या तो एन डी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। वो संख्या को चाहे तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे ए एन, और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एन डी, इसमें कोई फर्क, ए एन या तो एन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे अगली सवाल। तो 5वीं सवाल क्या कह रहा है, इस वाली सवाल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है यस टी समांतर होगा क्यू पी के। तो यहाँ पे देखो ये क्यू पी होगा और ये यस टी होगा। इस तरीके से जब ये दोनों समांतर होते हैं तो इनकी ये वाली भुजा अनुपात में ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा अनुपात में ये वाली भुजा, ये नियम कहता है। अब उसके बाद देखेंगे हमसे पूछा क्या है, पहले ये भी तो जान लें। ये पूछा है टी आर, अगर टी आर की बात करें तो यहाँ पे ये टी हो गया, ये आर हो गया, एकदम सही, हम यही पहचाने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर करना होगा तो इसको लिखेंगे दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे लिखा है, लिख सकते हैं दिया है और लिख देंगे यस टी और समांतर हो जाएगा किसके, क्यू पी के। जब ये दोनों समांतर होगा तो आप आगे कह सकते हैं कि आर टी, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आर टी और बटे का हो जाएगा फिर टी पी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी पी। मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, बराबर कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आर यस, तो यहाँ पे हो जाएगा आर यस और नीचे फिर लिख लेंगे यहाँ पे क्या यस क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे यस क्यू। इतना लिखने के बाद सबका मान रख दो। तो आर टी का मान नहीं पता है, इसको यक्स मान लेते हैं, और टी पी का मान पता है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, ये लिखा है 2.8, यहाँ पे लिख लेंगे 2.8, बराबर करेंगे। आर यस का मान अगर देखेंगे तो 1.5 दिया है, और इसका मान देखेंगे यस क्यू का मान तो 3 दे दिया है। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो इसको हल करो तो इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि यक्स बराबर हमको चाहिए 1.5 हो जाएगा और यहाँ पे 2.8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखा हुआ है, अगर देखें तो 1.5 दूना 3 होता है, 1.5 दूना 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम काटेंगे तो 1.5 दूना 3 हो गया। और फिर उसके बाद 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स का जो मान आएगा वो 1.4 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इसको करना रहेगा, उतारेंगे या तो फिर स्क्रीनशॉट करेंगे या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। आगे देखते हैं अगली सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, ये कह रहा है कि यदि, यहाँ पे लिखा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक बता रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद पहले ये क्वेश्चन भले भी 5 मिनट ले लेगा, लेकिन अच्छे से समझने के बाद इसको उतारिएगा या फिर ध्यान दीजिएगा, जो भी करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ ये ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा काम का है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पे ये लाइन खींचते हैं इस तरीके से, और आप लोग भी इसको बनाएंगे। इसको लिखने के बाद तब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कई जुगाड़ लग सकते हैं, क्योंकि ये हो गया कितना 2 5, एक ये छठवा हो गया, इसके नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, बस 6 लाइन की ज़रूरत रहेगी। 1 2 3 4 5 6, बस इतना करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे इसको पहले तो जब दो पासे को फेंकते हैं ना तो उसके लिए हम सारणी बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हो सकता है 1 और 1 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा तो 1 2 हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 3 हो सकता है, फिर यहाँ पे आएगा तो 1 4 हो सकता है, फिर यहाँ पे आएगा 1 5 हो सकता है, फिर यहाँ पे आएगा तो 1 6 हो सकता है।
इतना तक लिखना पड़ेगा हमको। पहले पासे पे इसका मतलब ये होता है कि पहले पासे पे 1 आएगा तो दूसरे पे भी 1 आएगा, और इसका मतलब पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पे 2 आएगा। तो ऐसे इसको करना रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे पे पहले पे 1 आएगा तो पहले पे 2 आएगा तो दूसरे पे 1 आएगा, और पहले पे 2 आएगा तो दूसरे पे भी 2 आएगा, और पहले पे 2 आएगा तो दूसरे पे 3 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे पहले पे 2 आएगा तो दूसरे पे 4 आएगा, पहले पे 2 आएगा दूसरे पे 5 आएगा, पहले पे 2 आएगा दूसरे पे 6 आएगा। इस तरीके से इसको बनाना रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पहले पे 3 आएगा दूसरे पे 1 आएगा, पहले पे 3 आएगा दूसरे पे 2 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 3 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 5 लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 3 6। ज़्यादा गणित से आप 3 5 करेंगे तो आपको सवाल नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे देखो दे दिया है गणित में। कहते हैं कि ये गणित में, इंग्लिश में तो बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है, तो इसलिए अगर कोई गणित में बोलने के लिए कहे तो उसको कह सकते हैं ज़्यादा 3 5 ना करें। आगे देखें यहाँ पे 4 और 1 आएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 4 और 2 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 और 3 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 और 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 और 5 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 और 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 और 1 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 और 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 और 3 आएगा, फिर यहाँ पे 5 और 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 और 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 और 6 आ जाएगा। इस तरीके से फिर यहाँ पे 6 और 1 आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 और 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6 और 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आएगा कि कुल घटनाएं कितनी बनेंगी। तो कुल घटना अगर जोड़ेंगे, गिनेंगे, तो ये कुल घटनाएं कितनी बन जाएंगी? कुल घटना बनेगी 36। 36 कुल घटनाएं बनेंगी। तो यहाँ पे अगर ये 36 घटनाएं बन रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल घटना कितनी होगी। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे कि कुल घटना कितनी हो जाएगी? 36। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं NS। इसका मतलब होता है सिंपल स्पेस, कुल घटनाएं हो जाती हैं 36, इतना लिख लेंगे। अब हमसे जो पूछा है वो देखते हैं कि दोनों पासे पर आई हुई संख्याओं का योगफल 7 से कम हो। तो 7 से कम कितना कितना आ सकता है? तो यहाँ पे लिखेंगे 7 से कम कहाँ कहाँ पे आया है, तो 7 भी नहीं होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो ये वाली घटना जो कि 7 आई हुई है, तो हम वही दिखाएंगे जो मतलब क्या कहते हैं 7 से कम होंगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली 7 से कम है, 6 है, और ये भी देखेंगे तो 7 से कम है, 6 है, ये भी देखेंगे 7 से कम 6 है, ये भी देखेंगे 7 से कम 6 है, 7 से कम 6 है, 7 से कम, 7 से कम, ये इधर जितनी होंगी सब 7 से कम होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 से कम, ये जितना गोला कर रहे हैं ये सब 7 से कम है। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि 7 से कम ऐसी कितनी घटनाएं हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे कि कुल घटना तो लिख चुके हैं, तो यहाँ पे दोनों पासों पर योगफल 7 आने की कुल घटना। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे दोनों पासों पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पासों पर आए अंकों का योगफल, आए अंकों का योगफल 7 से कम होने की घटना, योगफल 7 से कम, 7 से कम होने की घटना, होने की घटना। जब इतना लिखेंगे तो ये कुल कितनी घटनाएं हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है कुल घटना, तो इतना लिखना ही पड़ेगा। अब आगे जो पूछ रहा है कि दो पासों को एक बार फेंकने पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से छोटी होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे योगफल 7 से, योगफल 7 से कम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता इस तरीके से लिख लेंगे। तो कुल यहाँ पे 7 से कम आने की जो घटना है वो 15 है, और कुल घटना यहाँ पे 36 है।
अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3×5 = 15, 12 यहीं 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर करना था। अगर आप ऐसा इसको लिख देते हैं तो नंबर कटने के चांस नहीं होंगे, लेकिन इसको भी कुल घटना भी बनाना पड़ेगा और इसको भी बनाएंगे तब जाके ये ऐसा हो पाएगा। तो फिर उसके बाद आगे इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां। DE समांतर होगा BC, तो कह रहा है कि CE की माप बताइए। CE कहाँ है भैया? CE ये दिया हुआ है। ओहो, CE यहाँ पे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि CE ये है, इसकी माप पूछ रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम यक्स मानेंगे। इसको हम अगर यक्स मान लेते हैं तो फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे ये कहता है कि DE समांतर होगा BC के, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिख देते हैं। दिया है, जो दिया है उसको लिख लो। तो क्या दिया है? DE समांतर हो जाएगा किसके? DE समांतर होगा BC के, BC। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन सा? ABC से। और फिर उसके बाद ABC से लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ये देगा ये समांतर है, इसको चाहो तो इसके ऊपर लिख देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर और इसका अनुपात फिर इसके अनुपात के बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? AD और बटे का क्या हो जाएगा? DB बराबर हो जाएगा A और फिर उसके बाद AE बटे का क्या हो जाएगा? EC। इतना लिखने के बाद AD का मान दिया है तो कितना दिया है? 1.3 और फिर उसके बाद DB का मान दिया है 3.9 बराबर AE का मान दिया है 1.5 बटे फिर इसका मान हम यक्स मान लिए। अब रही बात सर दशमलव आ गया, हम इसको कैसे घटाएं या फिर काटें? दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो इसलिए एक जीरो, और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है तो इसके नीचे हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं। ये संख्या यहाँ लिखी जाती है, ये यहाँ, ये संख्या यहाँ लिखी जाएगी और ये वाली सबसे ऊपर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 13 के बगल लिखेंगे 10 और यहाँ पे 39 के बगल लिखेंगे 10 और यहाँ पे 15 के बगल लिखेंगे 1 और 10 के बगल लिखेंगे यक्स। तो यहाँ पे देखेंगे ये 10 से 10 कट जाएगा और फिर उसके बाद 13 तिया 39 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 15 बटे का ये कितना हो जाएगा? 10 और गुणे पे यहाँ पे हो जाएगा यक्स। इसको इधर ले जाओ, चाहो तो इसको काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15 और फिर उसके बाद इनको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, ये पूरा 2 इधर जाएगा तो 2 यक्स हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 को नीचे भेजो तो यक्स बराबर कितना आएगा? 9/2। इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 4.5। समझ सकते हो कि यहाँ पे इसको करना बहुत ही आसान था। हम चाहते थे इसको 2 ही लाइन में बता देते, लेकिन क्या कहते हैं सबको समझ में आया इसलिए हम इसको इतना विस्तार किए हैं। बाकी क्या कहते हैं हमारी यही इच्छा होती है कि चाहे किसी को ना भी गणित आए तो उसको भी ये समझ में आ जाए कि क्या करना है। अभी इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक या फिर ना ही काटने वाली कंडीशन ऐसी हुई है कि जो हम टॉपिक छोड़े हों, जो स्टेप छोड़ दिए हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वैसे तो ये या तो ये 1 नंबर में आएगा या तो 2 नंबर में आएगा, फिर भी इतना बड़ा अगर कर देते हो तो फिर समझ लो कि बहुत कुछ कर दे रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि वैसे तो 9 होगा, हो सकता है कि 8 हो। आगे इसमें कह रहा है कि क्या कंडीशन है, तो कह निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? अच्छा, इसके ऑप्शन होने चाहिए थे लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये पूछ रहा है हमसे कि ये जो यम यन यल है, पी क्यू आर है, तो इन दोनों में कह रहा है कि ये दोनों समरूप होंगे, तो ये कैसे होंगे यही पूछ रहा है, कौन कौन सा समरूप होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये भुजा का अनुपात इसके और इस भुजा के अनुपात इसके के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कैसे कैसे इसको बराबर करेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जब कभी भी ये 70 दिख जाए तो ये या तो ये, तो ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं भुजा
कोण भुजा समरूपता नियम से ये त्रिभुज समरूप होगा, लेकिन कौन कौन सा होगा ये बताना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये लिखा है P, ये लिखा Q, तो इधर वाला हो जाएगा R। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, इसको अगर देखेंगे तो इसकी भुजा, तो पहले ये वाली भुजा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे N M, और फिर उसके बाद इसका अनुपात किसके अनुपात के बराबर हम कर दें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको हम कर देंगे इसके अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, पी क्यू बराबर कर देंगे। फिर अब उसके बाद फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली भुजा लेंगे, तो इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यम यल, और बटे का फिर क्या हो जाएगा, तो इस वाली भुजा के बराबर कर देंगे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्यू आर। अगर इनके मान रखें तो 3 बटे का ये 2 हो जाएगा, और इनका मान रखें तो 4.5 हो जाएगा, और इसका मान रखें तो ये कितना हो जाएगा, 3। अगर इसको काटेंगे तो 1 अनुपाते कितना आ जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं काटेंगे इसको, उसी को हटा लेते हैं इसका दशमलव। तो यहाँ पे 3/2 था, इसको 3/2 ही लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 45 बटे का ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 3। काटेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद बराबर का ये आ जाएगा 15 बटे का 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात बराबर है। कुल मिला के यहाँ पे ये ध्यान देना रहता है कि किस भुजा का अनुपात किस भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के बीच ये कोण दिया हुआ है, तो इस मान को बीच में रखना है, इसको हम बीच में रखेंगे, इसको बीच में रख दिए, इधर से इसको बीच में रखेंगे तो ये बीच में रख लिए। यहाँ पे क्या लगा देंगे, जो समरूप होता है, तो ये समरूप का चिन्ह लगा देंगे। अगर ये सर्वांग होगा तो सही कर लेना। तो आगे ये कह रहा है कि अगर ये समरूप होगा तो अब किसको किसको किनारे किनारे रखा जाएगा, तो किनारे चाहे तो इसको रख लो चाहे तो इसको रख लो, जैसे मर्जी कहेगा। तो यहाँ पे P, और फिर उसके बाद Q, यहाँ पे R हो जाएगा, और इधर से देखेंगे फिर इसको आगे रख लिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से चाहे जिधर से उठा लो। तो अगली भुजा यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसके बटे किए हैं इसको, तो यहाँ से लिखेंगे तो N यम, और फिर उसके बाद यहाँ पे यल हो जाएगा। ये इसको कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये समरूप हो गया, बस इतना ही करना था। कह रहा था कौन सा सही होगा, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि सही होगा। हाँ, अगर अब इसको 4 ऑप्शन में अगर इसको चेक करोगे ना, अगर 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसमें जाहिर सी बात है, देख लेना कि बीच में क्यू को यम के बराबर जहां दिया होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको सिद्ध करना होगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे माना की, लिखेंगे माना की, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, जब लिखेंगे माना की तो यहाँ पे लिखेंगे माना की √3 या तो यहीं पे हिंदी में लिखो, यहाँ पे लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे, तो इसके आगे लिखेंगे क्या, तो अब इसके आगे लिखेंगे अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन होती है। तो आगे ये कह रहा है कि अगर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जैसे यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे इसका वर्ग 3 हो जाएगा, इसका वर्ग p² हो जाएगा, और इसका वर्ग q² हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे q² बराबर का आ जाएगा p² बटे का यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको चाहें तो समीकरण 1 मान लेंगे, और नीचे लिखेंगे कि p² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और जब ये इतना लिख लेंगे 3 से विभाज्य है, तो नीचे लिखेंगे तो p भी यहाँ पे लिख देंगे, तो p भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, इतना लिखना होगा।
जब इतना लिख लेंगे तो आगे अब हम क्या लिखेंगे, इसके आगे अब हम लिखेंगे कि फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे p बराबर, क्या लिखेंगे, p बराबर कुछ भी मान लेंगे, तो हम यहाँ पे 3s मान रहे हैं। तो एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे 3s मानेंगे, ये जिसको सिद्ध करने हैं वो 3 लेना है, बाकी इसके आगे ये संख्या कुछ भी ले लेंगे। अब यहाँ पे मानेंगे किसके बराबर, तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो 3 के ऊपर लिखा रहेगा उसी को मानेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसको माने तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्यू स्क्वायर बराबर का यहाँ पे लिखा है और पी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है फिर क्या, पी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर बटे का 3 लिखा है, पी के स्थान पे इतना मान रखेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर बराबर के यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे यस स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे का ये 3 हो जाएगा। ये लिखा है क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा यस स्क्वायर बटे का ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर और बराबर के ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा यस स्क्वायर। इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे यस स्क्वायर बराबर आएगा क्यू स्क्वायर बटे का 3, समीकरण 2 कह देंगे। जब यहाँ पे समीकरण 2 लिखेंगे तो अब नीचे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। जब इतना लिख लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसको समीकरण 2 बना ही चुके हैं। अब आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि P और Q, या फिर कह सकते हैं कि 3 के या फिर कह सकते हैं P और Q ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P और Q के दो उभयनिष्ठ हैं, दो उभयनिष्ठ हैं। अतः हमारा मानना गलत है, कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद जब इतना हम लिख लेंगे तो अब आगे क्या करेंगे, इतना लिख देने के बाद जब कभी भी ये √3 अभी सिद्ध किए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कहता है कि √3 के बजाय √2 दे दे या फिर √5 दे दे या √7 दे दे, यह आपकी जिम्मेदारी है कि इन तीनों को कर लेना, क्योंकि √3 आए या √2 आए या √5 आए, ये 3 की ज़्यादा संभावना है, √7 की बहुत कम रहती है। और हाँ, इसके साथ और भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो कैसा आता है एक बार उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो उसको सिद्ध कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहला नोड पॉइंट जब उसको हम हल कर लेंगे तब उसके बाद लिखना है, जब उसको हल कर लेंगे जैसी कंडीशन रहेगी वैसे लिखेंगे। यदि
यदि किसी अपरिमेय संख्या, यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से लिखना था। इसकी एग्जाम्पल जैसे कि √3 दे दिया, प्लस का 4 कह दिया, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो पहले क्या करेंगे, √3 को सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद +4 कर देंगे। तो यहाँ पे यही कंडीशन लिख देंगे। तो फिर उसके बाद आगे लिखेंगे कि अतः √3 प्लस का 4 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका नोट पॉइंट 2 लिखेंगे। चाहे तो ये कहेगा, चाहे ये कह देगा, दोनों बात एक ही हुई। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तब भी वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके आगे दूसरा लिखेंगे, यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी, या फिर बन जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर लिखा है √2 माइनस का 4 लिख देता है या फिर 5 लिख देगा, तब भी ये अपरिमेय संख्या होगी। चाहे तो ये लिखेगा तब भी, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फिर उसके बाद या फिर एक नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब ऐसे यहाँ पे नोट पॉइंट 3 तुम लोग को बनाना है। किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा कराते हैं तो वह संख्या भी क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। ऐसे सब कुछ करना है, बस वहाँ पे गुणा कर देना है बस। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे कि ये संख्या हो जाएगी √3 में √3 को अगर कहेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो इतना सिद्ध करने के बाद इसमें क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे। और फिर उसके बाद ये ऐसा भी कह सकता है कि कभी ऐसा भी कह देता है। तो इसका मतलब इसको आगे पीछे चाहे जैसे करें बात वही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट ये कहता है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो भी वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इस तरीके से अगर लिखा रहता है तब भी यह अपरिमेय संख्या होगी। या तो किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तब भी वह अपरिमेय संख्या होगी। तो ये 4 नोट पॉइंट था, इसको लिख लेना, क्योंकि इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से देख सकते हो कि इसको सिद्ध करना है। तो अभी हम √3 को सिद्ध कर चुके हैं, उसमें 2 से गुणा करा के ये आपको नीचे हिंदी में लिख देना है कि 2√3 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन पूरा होता है। और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट करके जरूर बताना। और जिस भी स्टूडेंट को मैथ में डर लगता है उस तक ये वीडियो जरूर भेजो, क्योंकि ये मेरी पूरी गारंटी है कि उसको मैथ आने लगेगी अगर ये पूरा क्वेश्चन देखता है, पूरी वीडियो को देखता है और उसके बाद उसको सॉल्व करता है। तो और अगर इस पूरे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रहेगा। नहीं खुलेगा तब भी कमेंट करना, मैं फिर से पर्सनली भेज सकता हूँ उसका टेलीग्राम का लिंक। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर से मिलेंगे ऐसे ही 10 क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय।